की आवाज। उदासी के चेहरे पे खुशियां लिखें और कलम हाथ में लेके दुनिया लिखें। दोस्तों, दुनिया की हर उदासी का एक ही इलाज है, इल्म, ज्ञान यानी शिक्षा। ज्ञान वो रोशनी है जो अंधकार को दूर भगाती है, और शिक्षक वो रहनुमा है जो जिंदगी के अंधियारों को मिटाकर हमें रोशनी का रास्ता दिखाता है। हमारे साथ एक ऐसे ही शिक्षक, विचारक, चिंतक मौजूद हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित किया और अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। हमारा सौभाग्य डॉक्टर अभिमन्यु खान हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने कहा अंधेरा में प्रकाश, तो मैं अपनी ही एक पंक्ति कह दूं जो कभी हमने कहा। जी जी जरूर। अंधेरा है गहरा यहाँ दोस्तों, जी, हर एक देहरी दीप धरते चले। आहा, आवश्यकता तो उसी की चीज की आवश्यकता है। जो भीतर का दीप जो बुझ गया है, बुझा दिया गया है, जी, उसे फिर से जगाना होगा, उसे जगाया। जी। तो आपका शिक्षा के साथ जो सानिध्य रहा, जो अनुभव रहा, 3-4 दशकों का रहा। आप एक ऐसे शिक्षक रहे जिन्होंने सदैव जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में उजाला फैलाया। आप किस तरह अपने छात्रों के साथ व्यवहार किया करते थे, किस तरह उनको जिंदगी का पाठ पढ़ाया करते थे? शिक्षा और शिक्षण के बारे में जरा बताएं। देखिए, एक बार हमने लिखा था और बहुत कस के लिखा, जब नेतरहाट के कुछ लड़कों ने नेतरहाट टाइप उसी तरह के स्कूल की स्थापना करने का संकल्प लिया था जी, तो जस्ट फॉर गाइडेंस हमने उनको कुछ बातें लिख दी। जी, मैंने उनको लिखा था, ये 1980 के दशक की बात जी, जी। मैंने उनसे लिखा कि भाई, आपके प्रिंसिपल कौन थे, आप याद रखिए। दर साहब थे जो एमकॉम नहीं बीकॉम थे। अच्छा। और वो भी पास कोर्स से थे। जी। बट ही वॉज अ मैन जिन्होंने अध्ययन जारी रखा था, पढ़ना जारी रखा था, जीवन को समझने की जो कोशिश है वो जारी रखा था, और अपने भीतर जो वात्सल्य का, ममता का और ज्ञान का प्रकाश सब हृदय में भरने का भाव था, उसको जारी रखा। अगर ये जगह नहीं रहता तो दर साहब को आज याद नहीं करते। जी बिल्कुल। मैं एक घटना, मुझे तो उनके साथ काम करने का मौका नहीं लगा जी, लेकिन एक घटना याद आती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए जी। एक काम हो रहा था जिसमें उनकी इच्छा थी कि समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनको लिया जाए जी। चलो गांव की ओर उन्होंने नारा दिया था, वो आए थे, और स्कूल का 25वां साल था, तो सिल्वर जुबली जी, इसलिए उनको बुलाया गया था जी। उसके लिए जो प्रिंसिपल से मिले, भीतर में तो सब जगह कुछ से कुछ पॉलिटिक्स रहता है जी बिल्कुल, और मैं उससे सब दिन ऊपर रहा। मुझे कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में उलझाया जाता रहा। जी जी, ये फैक्ट है जी। क्योंकि आप अगर किसी की खुशामद नहीं करते हैं तो वो तो चाहेगा कि गला पकड़ा जाएगा। सही बात। तो मेरा गला पकड़ने की कोशिश लोग करते थे जी, और उसमें सोशल वर्क से छांट के रखते थे कि अच्छा। तो ये जो गांव का नारा दिया था, उसमें 5-7 शिक्षक थे उसमें, जिसको प्राचार्य नाम दिया। हमारा एक विद्यार्थी है, नाम आपने सुना होगा, श्याम रुद्र पाठक, IIT दिल्ली से उसने इंजीनियरिंग किया जी, और PhD की डिग्री सबमिट की उसने हिंदी में। अच्छा।
अब फोर्स कर दिया पार्लियामेंट के माध्यम से लोगों को कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हिंदी में पीएचडी जी, और एक्सेप्ट करवाया जी। अभी भी विद्रोही है। तो श्याम रुद्र को कहा चलो चलो गांव की ओर। उसने कहा कि श्रीमान जी हम लोग तो ये लोग गांव की ओर बहुत दिन से जा रहे हैं जी। का मतलब क्या करते हो, गांव जाते हो तो क्या करते हो? कहा हमारे श्रीमान जी ने जो टास्क देते हैं हमको जी जी, वो कुछ ऐसा टास्क दिया है सब बात कि हम लोग वही करते हैं। कहा कि क्या टास्क दिया है? तो मैं आपको ये कह दूं कि लेकर हाथ चूंकि हाइट पर था जी जी, हम लोग को बरसात की भी छुट्टी होती थी तो 2 महीने से ऊपर। अच्छा। और जाड़े की छुट्टी थी 1 महीने से ऊपर। अच्छा। 1 महीना 10 दिन। तो इतनी बड़ी छुट्टी है, अब घर जा रहा है तो टास्क तो होम टास्क देना जरूरी है। और होम टास्क लोग क्या देंगे? तो हिसाब इतना बना के ले आओ कि अंग्रेजी इतना पढ़ के आओ। मैं वो भी देता था नॉमिनल। और मेरा टास्क था गांव जाके होता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे गांव में गैर मजरूआ जमीन समझते हो? वहाँ वो सरकारी लैंड है एक तरह से, किसी का नहीं जी। ऐसी जमीन को देखो, उस पर अगर हो तो गरीबों के लिए पखना बनवा दो। जी बिल्कुल। अपने 10 विद्यार्थी मिलके कहीं एक डावर है कुंड जैसा, वहां मत्स्य पालन करवा दो। अगर कोई गरीब है उसकी तो झोपड़ी होती है, तो जमीन कहाँ से है? उसके घर के पास एक केले का पौधा या पपीते का पौधा लगा। जी बिल्कुल। अस्पताल अगर घर के पास है तो मरीजों को 10-8 नीम का, चिरचिरी का दतमन जो होता है वो दिया जी वृद्धों को। मैंने कुछ इसी तरह के टास्क मेरा हुआ कर दिया करते थे आप। अच्छा। उसने किताबों का भी जिक्र कर दिया कि भाई तुम हो। पहले क्या होता था कि कोर्स की किताबें जो होती थी जी वो तो ग्रेडेड हैं, क्लास 8 में ये, क्लास 9, जल्दी नहीं बदलती थी। तो आपकी किताब आप पढ़ के निकले, आपने किताब छोड़ दिया, वो मांग लो चौथाई में, वो पढ़ जाते, वहां तो लोग उससे पढ़ लिया करते थे। तो इस तरह की उसने जैसे ही मेरा नाम कहा, डर साहब उसको पकड़े हुए मेरे पास चले। अच्छा। अब कहते चलो गांव की ओर। अरे तुम नहीं जाओगे तो किसे? हम सर आपने तो मुझको खत्म कर दिया जी, क्योंकि मैं इनकी आंख की किरकिरी हूँ। अच्छा। अरे चलो देखा जाएगा, हवन करते हाथ जलता ही है। हाँ सही बात। ठीक। तो हाथ जले, लेकिन वो काम तो ऐसा जले कि जल ही गया। है तो होता यही है कि आप क्या पर्पस, किस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उसके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं कि केवल रावण की तरह तंत्र विद्या दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो जो छात्र है वो एक सोना है, चांदी है, लोहा है या पीतल है, वो तो उस तराशने वाले को ही पता होता है। देखिए बहुत अच्छी कृष्ण ने जो कहा है जी, लोग गीता की बात करते हैं, कुरान शरीफ की बात करते हैं जी, तो मैं दोनों से कह रहा हूँ। गीता की बात करते हो तो कृष्ण को समझो। कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्वा, चारों वर्ण का सृजन मैंने किया है। बिल्कुल, वर्ण है, जाति नहीं है। वर्ण स्वभाव है। बिल्कुल, और स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, यह उन्होंने लिख दिया। जी, माने वह आदमी जो किसी कलाम की तरह, किसी आइंस्टाइन की तरह, किसी भाभा की तरह अपने एक कमरे से संतुष्ट है, उसमें रिसर्च कर रहा है, लगा हुआ है रात दिन, वो रिसर्च का वर्क अपना देश को समर्पित करता है।
अपने लिए नहीं। उसको ये पता नहीं है कि कौन सी मर्सिडीज गाड़ी नई आई है बाजार में, उसको कैसे खरीदें, या कौन सा सिनेमा चल रहा है। जी, उसको ज्ञान नहीं है। अगर कोई भी आदमी, मेरा अपना सेल्फ या मेरा अपना लड़का गलत काम कर रहा अपने स्वभाव के लिए, जिससे समाज पर असर पड़ेगा, समाज डूबेगा, उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। पुत्रम त्यजेत कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। और गांव का हित अगर है तो फिर अपने परिवार के हित को नहीं देखेंगे। बिल्कुल। आज तो उल्टा है कि अपने परिवार का हित ही सब है, सब सर्वोपरि है। बस कल का छोकरा प्रेसिडेंट होगा, कल का छोकरा प्राइम मिनिस्टर होगा, मगर मेरा बेटा है इसलिए होगा। सही है। इसलिए नहीं कि वो कोई काबिल है। और आश्चर्य लगता है कि इसको लोग दलगत व्यवस्था बना के रखे हुए। दलगत व्यवस्था का मैं कायल नहीं हूं, मैंने इसको कभी महत्व नहीं दिया और आज तक इसीलिए गुलामी नहीं की। बिल्कुल। यह आपको गुलाम बना के रखता है। आपकी मान किसी भी दल के पास अपना सिद्धांत नहीं है। राजनीतिक दल जितने भी हैं, गांधी जी ने बहुत ईमानदारी से अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में मैं कह रहा हूं, एक ही बात उन्होंने ईमानदारी से की थी, यही एक बात जी। स्वतंत्रता मिली, उसके बाद कहा कि देखो कांग्रेस की स्थापना हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, वो तो मिल गई, कांग्रेस को भंग कर दो। कांग्रेस का मतलब एनी पॉलिटिकल पार्टी फाइटिंग फॉर फ्रीडम, बिल्कुल, उसको बंद करो। उसको लोगों ने नहीं माना, वो से बनाए रखा, उसको बनाए रखा, बनाए ही नहीं रखा। आप बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता है कि आपको नहीं तो स्पष्ट हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूं, खिलाफ भी नहीं। बिल्कुल, जिसकी जो सोच है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं जी। तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि भैया इसका असर बुरा पड़ेगा, तुम कांग्रेस को आप बंद कर दो और फिर एक नई चीज बनाए, नया स्थान बनाए। करो। उन्होंने उसको बंद नहीं किया। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी चर्चा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पार्टी सिस्टम की चर्चा नहीं जी, लेकिन लाद तो दिया। और इसीलिए 1985 में आके राजीव गांधी ने इसको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी डिफेक्शन बिल पास किया। माफ कीजिएगा, मैंने उनको साफ लिखा था, मेरे पत्र हैं यहां तो नहीं है जी। मैंने लिखा है कि आपका ये एंटी डिफेक्शन बिल देश को एक बहुत ही खतरनाक खेल देने जा रहा है जी, क्योंकि आप एंटी डिफेक्शन इसलिए नहीं लाए हैं कि इससे डिफेक्शन बंद होगा, बल्कि डिफेक्शन बढ़ेगा। उससे कैसे बढ़ेगा? कांग्रेस का 405 मेंबर है पार्लियामेंट में जी, 1/3 से अधिक टूटे तभी न कोई नई पार्टी बन सकती है। 135 से अधिक कांग्रेस से टूटने की तो संभावना नहीं थी। तो जिसके 4 मेंबर है, 5 मेंबर है कि 10 मेंबर है, उसी के लोग पढ़ना आपके लिए सहज होगा। तो इस चीज को हमेशा याद रख लीजिए कि ये एंटी डिफेक्शन नहीं है। ब्रेक करो दूसरी पार्टी को, सबको अपने में पचा लो और अकेले राज को। इंटेंशन भीतर का आपका ये है। जिसने भी दिया है आपको ये सूत्र, उसके भीतर में तथ्य यही है जी। खैर, मेरा कहना यह है कि अगर जो भी नेशनल पार्टीज है देखा जाए जी, नेशनल पार्टी राष्ट्रीय दल जो है जी, उसका जब नेशनल बेस इरोडेड हो जाएगा, उसका जब राष्ट्रीय बेस, राष्ट्रीय आधार इरोडेड होगा, तो क्या करेगा?
तब रीजनलिज्म को ग्रो करेगा, तो उसको ग्रो होगा, वो क्षत्रियता को बढ़ावा देगा और देश टूटेगा। छियासठ 67 वर्षों में से गत जो विगत हो गए, करीब करीब 56 से अधिक वर्षों तक एक ही दल का शासन रहा। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं जी, कि किसी नए को भी चांस दिया जाए। सही बात। जो व्यक्ति लोगों के लिए सोचे और इस देश के संस्कार को समझे। बिल्कुल। संस्कार बहुत बड़ी चीज है भैया। मैं आपको कहूं, इस देश में सरकार नहीं है। 47 के बाद से सरकार नहीं बनी है, क्योंकि सरकार जिसको कहते हैं वह एक व्यवस्था है। जो व्यवस्था में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जिस व्यवस्था में बिल्कुल कंटिन्यूटी तो तभी न होगी जब आज आपकी सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जयपुर है, अच्छा जयपुर में यहाँ एक एरोड्रोम बनेगा, तो कल कोई भी सरकार आए वहाँ एरोड्रोम बनना चाहिए। सही। सरकार कंटिन्यूअस व्यवस्था है, निरंतरता आपकी सहजी। और आपको ऐसी व्यवस्था किए हुए हैं कि अगर भूल से लालू प्रसाद जी हो गए हमारे मंत्री रेलवे के, या नीतीश हो गए, तो मधेपुरा में रेलवे फैक्ट्री खुलेगा। बदल गए, ममता बनर्जी आ गई तो चला जाएगा वहां बंगाल चले। सही बात, सीधी बात। तो देयर इज नो गवर्नमेंट कहीं भी, और गवर्नमेंट है कहां, अभी तक तो डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि 15 अगस्त को आप प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हो, और 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशनली है, उसमें प्रेसिडेंट फहराता है। उस प्रेसिडेंट को जो सही मायने में आर्मी का मालिक है, जिसके सिग्नेचर के बिना आप देश नहीं चला सकते जी, उसको तो आपने ठप्पा बना के रख दिया। चाहे वो लाख ईमानदार हो, राजेंद्र प्रसाद जैसे आदमी को रोक के साइन करना पड़ा था डाइवोर्स बिल को, जो तुमने अपनी बेटी के लिए देश को भिजवा के किया। छिया, माफ कीजिएगा, मैं बहुत कला हो जाता हूं। सही। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा है भीतर। अगर ये बात मैं कह ही नहीं सकता था अगर इंदिरा जी का प्रॉब्लम नहीं होता। हालांकि इंदिरा जी को मैं नेहरू जी से फार सुपीरियर डिप्लोमेट और लीडर मानता हूं। बिल्कुल। बहुत आदर देता हूं। 87 कहते हैं, 80 के जब कर्पूरी जी की सरकार थी जी, तो
एक मीटिंग हुई थी वहां नेतरहाट में, जी मिनिस्टरों की, जी कैबिनेट की। जी एक बैजनाथ और थे, बैजनाथ मेहता, जो सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे और मिनिस्टर भी थे। वो आए थे, उन्होंने 1960 में जो कांग्रेस की इंदिरा गांधी बनी थी जी प्रेसिडेंट, जी तो उसका वो एक यूनिक फोटो है अच्छा जो मेरे पास था, मेरे कमरे में। जी जी उन्होंने कहा कि खान साहब आप अभी इनको रखे हुए हैं, तो हम कहे कि इनको रखे हैं, बिना पंडी के लोटे को। मैं जयप्रकाश राव की बात करता था जी और कहता था कि बिना पंडी के लोटे को। कहा कि आप उनको कहते हैं बिना पेंदी का लोटा। हम कहे जी, पेंदी का लोटा का मतलब हुआ कि पेंदी है पहले, उसको आधार है जो टिक सकता है, लुढ़केगा नहीं। आपने संपूर्ण क्रांति की चर्चा कर दी, क्रांति में कूद पड़े। उसके पहले आपने कहा कि मैं राजनीति से अलग रहता हूं जी, मैंने भूदान ज्वाइन कर लिया है। और जैसे ही देखा कि जयपुर में, राजस्थान और बिहार में क्रांति शुरू हो गई, विद्यार्थियों ने किया तो कूद, आप कूद पड़े उसमें, क्योंकि आपके भीतर कहीं मनसा रही होगी कि मुझको तो लोग बना देंगे। सही बात। उसको आप खोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तक तो आपका इमेज बिगड़ जाएगा। सही, बोल भी नहीं सकते। और आपने तैयारी भी कुछ नहीं की है उस पेंदी को छान के आधार बनाने की। कोई भी क्रांति आप करते हैं तो उस क्रांति के पहले आप आधार दे दीजिए कि साहब इस तरह से आप पार्टी का गठन करो, उसके बाद तुम करो। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को लिखने के बाद मैंने 2 बरस पहले मोदी जी को एक ईमेल करवाया, अपने एक मित्र को दिया कि भाई मैं तो घर जा रहा हूं जी, ये कर देना, जिसमें पार्टी सिस्टम का गठन कैसे होना चाहिए। I'm not a member of any party and I will not be। जब तक आप पार्टी का सिद्धांत नहीं दीजिएगा, बिल्कुल आधार नहीं दीजिएगा कि आपके पार्टी का आधार क्या है। लोग ब्लेम करते हैं आपको, आप ब्लेम करते हैं उनको, ये गाली तो आधार नहीं है जी। हम पार्टी, आप जो अपोजिशन बनाए हुए हैं, अपोजिशन तो कुछ होता नहीं है। हम आपको मेंबर बना के भेजते हैं टू फाइट फॉर अस, कि हमारी इच्छा जो है उसको आप वहां रखें, हमारे हित अनहित को रखें जी। बिल्कुल, वहां आप जाते हैं और आपकी सरकार बन गई तो आप हो गए सरकार के आदमी, अपोजिशन, उसके बाद अपने को अपोजिशन डिक्लेयर करते हैं। ऐसा तो प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, ये तो कंसेप्ट ही नहीं है। कंसेप्ट नहीं है। हमने आपको न सरकार बनाने के लिए भेजा है, न आपको अपोज करने के लिए भेजा है। हमने भेजा है इसकी समस्या पर विचार करने। सही बात। हमने एक कारण से और उनको लिखा था, इसलिए कि माफ कीजिएगा, मैं अगर देखेंगे आप खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन में जी, आप ईमानदार हैं, आप देश के लिए सोचते हैं, पैसा कहां से लेंगे। जब 15 लाख खर्चा था, 9 लाख, पहले 9 लाख की बात मैं करता, एक एमएलए को मिलता था 250 से 400 की 500 दरमाहा। मान लीजिए कि 500 दरमाहा है तो 60,000 हुआ, 56 से 30, 3 लाख होगा सालाना पूरे टर्म में। आपको खर्च करने का अधिकार है 9 लाख जी। इलेक्शन कमीशन गुंडों का अड्डा है, वो फैक्ट्री कि तुम गुंडागर्दी करो, पैसा जमा करो, फिर लड़ो जी। क्या है? आपके पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है जी। और इसीलिए अब मुझे लगता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं करप्ट घरों को तोड़ के अगर अपने में मिलाएंगे तो फिर सरकार नहीं चल पाएगी। न्यू ब्लड, नए लोगों को मौका, जिनकी सोच ईमानदारी की है, और जो गरीब है इसलिए गरीबों के लिए भी सोचता है जी। बिल्कुल, ये नहीं कि उसको घृणा है अमीरों से, घृणा और
इसकी बात नहीं है, जो हर व्यक्ति के हित की बात सोचता है कि इसका हित कैसे होगा, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने दीजिए जी। इसलिए मेरे हिसाब से जो पार्टी बने उसमें जो रूल्स दिया है उसमें नो जातिवाद, किसी की टाइटल नहीं रहेगी, कोई जाति नहीं रहेगा, और देश जो है, देश में केवल नागरिक होता है जी। आपने जाति के आधार पर बांट दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू मुसलमान के आधार पर लड़ने वाला था अंग्रेज, वह इस देश को नहीं बांट सका उस आधार पर, मगर आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बांट दिया किया जी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करता है, डिफरेंसेस पैदा कर दिए आपने, डिफरेंसेस पैदा किया है जी। आपने बांटा है समाज, क्या तो रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन आप किनको दे रहे हैं? उन गरीबों को जो एसटी और एसटी हैं, या उन अमीरों को जो उस कुर्सी पर आपके बैठ गए और अपने बेटे के लिए और पोते के लिए कर रहे हैं जी। बिल्कुल, यू हैव नो रूल्स, नो नॉर्म्स। बस इसी के लिए मेरे भीतर यही लगता है जी। हम स्वतंत्र हैं कहां? आप खड़ा नहीं हो सकते, हम खड़ा नहीं हो सकते जी। और अगर स्वतंत्रता है भी पार्टी में, अगर आप ज्वाइन किए हैं जी, तो साहब सिंह वर्मा को यदि कान पकड़ के निकाला जा सकता है, खुराना साहब को, मदन लाल खुराना जो चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों रहे हैं, तो फिर हम और आप क्यों गुलामी करेंगे किसी की? सही बात। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जी, और इस तरीके से बनाइए कि ईमानदार आदमी को जगह मिले, बेईमान कोई हो तो उसको कान पकड़ के निकालिए, राम रहीम की तरह।